दोस्तों, मैं ऐसी कहानियां पढ़ने का काफ़ी समय से शौकीन हूँ। मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं। मुझे ऐसी कहानियां पढ़कर बहुत मज़ा आता है। फिर मैंने अपने एक दोस्त को भी इस तरह की कहानियों के बारे में बताया। उसे भी ऐसी कहानी पढ़कर मज़ा आया। एक दिन ऐसे ही जब हम दोनों दोस्त साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे तो उसने मुझसे अपने दिल की एक बात बताई। कहानियों पर बात चल रही थी। उसने एक बार ससुर बहू की कहानी पढ़ी थी। उस दिन नशे में उसने मुझसे अपने साथ घटित एक घटना का जिक्र किया। मैं उसी की कहानी को अपने शब्दों में आप तक पहुंचा रहा हूं। इसलिए आप कहानी को सुनते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह कहानी मेरी नहीं है बल्कि मेरे दोस्त की है और उसी की जुबानी मैं इस घटना को बयां कर रहा हूं। अब मैं अपने दोस्त की जगह ले लेता हूं और बिना किसी देरी के कहानी को शुरू कर रहा हूं। मेरे परिवार में मेरे 2 बेटे हैं। बड़े वाले की शादी को 8 साल हो चुके हैं। बीच वाली एक लड़की है जिसकी शादी 5 साल पहले हो गई थी। सबसे छोटे वाला लड़का है जिसकी शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाया है। हमारा परिवार एक संयुक्त परिवार है और सब एक ही घर में रहते हैं। घर काफ़ी बड़ा है और सबके लिए अलग अलग कमरे हैं, इसलिए बड़ा परिवार होते हुए भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। चूंकि मैं परिवार का मुखिया हूँ, इसीलिए जब भी परिवार में कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम होता था या फिर किसी अनहोनी के कारण किसी की मृत्यु के पश्चात क्रियाकर्म पर जाने की बात होती थी तो मैं ही सब जगह पर जाता था। मैं सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हूँ, इसलिए आस पड़ोस और गली मोहल्ले में मैंने काफ़ी प्रतिष्ठा बना रखी थी। हमारे परिवार का सब लोग काफ़ी आदर करते थे। अगर किसी को मेरी मदद की ज़रूरत होती थी तो मैं कभी मना भी नहीं करता था, इसलिए सब लोगों के साथ अच्छा मेल जोल था। यह घटना तब की है जब एक बार मेरी छोटी बहू को मायके से लाने के लिए जाना था। चूंकि मेरे दोनों बेटे नौकरी करते थे इसलिए उनको छुट्टी नहीं थी। मैं घर पर फ्री ही रहता था, इसलिए बहू को लाने का काम मुझे सौंप दिया गया। मेरे परिवार के बारे में जानकर आपको मेरी उम्र का अंदाज़ा भी हो ही गया होगा। उस दिन जब मैं बहू के मायके के शहर में पहुंचा तो उसके घर वाले स्टेशन पर उसको छोड़ने के लिए आए हुए थे, क्योंकि वापसी की ट्रेन आधे घंटे बाद की ही थी। सब कुछ पहले से तय था, इसलिए ज़्यादा बातचीत करने का मौका नहीं मिला। बस दुआ सलाम होने के बाद ट्रेन भी आ गई थी। वैसे तो उस स्टेशन पर भीड़ कम ही रहती थी, लेकिन उस दिन पता नहीं संयोगवश कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। ट्रेन आकर रुक गई और हम सामान लेकर जल्दी से चढ़ने लगे, क्योंकि ट्रेन को वहाँ पर केवल 2 मिनट के लिए ही रुकना था। यही उस स्टेशन का निर्धारित समय था। जब मैं बहू के पीछे पीछे चढ़ा तो मेरे पीछे 20-25 सवारियाँ और चढ़ गईं। भगदड़ सी मची हुई थी जो हम दोनों को आगे की तरफ धकेल कर ले जाने पर आमादा थी। उस भीड़ के धक्के से बचने के लिए हमने सामने वाले गेट की तरफ सड़क लेना ही ठीक समझा। हमारे कस्बे के स्टेशन पर प्लेटफॉर्म भी उसी तरफ आना था, इसलिए हम सीधे ही सामने वाले दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए। बहू ने घर की मर्यादा को कायम रखते हुए मुझसे घूंघट किया हुआ था। छोटी बहू को मैं ऊषा कहकर ही पुकारता था। वो मेरी बेटी के समान ही थी। पीछे से चढ़ती हुई भीड़ के कारण हम दोनों ससुर बहू को संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था। ट्रेन का वो कोच एकदम से पैक हो गया। फिर जब ट्रेन चली तो धीरे धीरे सब लोग अपने आप ही एडजस्ट हो गए। मैं बहू के पीछे ही खड़ा हुआ था, लेकिन जब मेरा ध्यान भीड़ से हटकर मेरे शरीर पर गया तो मैंने पाया कि मेरा वो बहू के पीछे दरार पर नीचे सट गया था। बहू की दरार का एहसास पाते ही मेरे उसमें तनाव आना शुरू हो गया। मैं थोड़ा शर्मिंदा भी हो रहा था, क्योंकि मैंने अपनी बहू को कभी वासना की नज़र से नहीं देखा था, मगर उस वक्त के हालात ही ऐसे हो गए थे कि न चाहते हुए भी मन में वासना हिलोरे मारने लगी थी। मेरा वो एकदम से तन कर बहू की पीछे की दरार से चिपक ही गया। उत्तेजना के मारे मैंने भी बहू के पीछे हल्का सा दबाव बना ही दिया। सोचा कि बहू को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसके सामने भी 2 जवान लड़के खड़े हुए थे। मेरी बहू की छाती उन लड़कों की छाती से सटी हुई थी। कुछ देर के बाद बहू को जब उन लड़ी हचकों से परेशानी होने लगी तो उसने पीछे मुंह करके मेरे कान में फुसफुसा कर कहा, पिताजी, ये जो सामने खड़े हुए हैं, मुझे इनके पास खड़ा होना ठीक नहीं लग रहा है। आप ज़रा पीछे हो जाओ ताकि मैं आपकी तरफ मुंह करके खड़ी हो सकूं। मैं बहू के मन की दशा समझ गया। मैंने अपने खड़े उसको बहू की दरार से हटाया और पीछे हटते हुए उसको घूमने की जगह दे दी। बहू मेरी तरफ मुंह करके घूमकर खड़ी हो गई। अब उसका घूंघट भी उतर गया था। वो अपने घूंघट को ठीक करने लगी तो मैंने कह दिया कि उषा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हालात ही ऐसे हैं कि इन सब रिवाजों का भार अपने कंधे से कुछ समय के लिए उतार दो। बहू ने मेरी आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ मेरे बदन से लगकर खड़ी हो गई।
उसकी और मेरी लंबाई में 3-4 इंच का ही अंतर था, इसलिए दोनों की सांसों का आदान प्रदान एक दूसरे को होने लगा था। बहू के वक्षों के कटाव को देखकर मेरा वो फिर से तनतना गया और मैंने बहाने से बहू की कमर पर हाथ रख दिया, क्योंकि उत्तेजना जंगल की आग की तरह आगे बढ़ रही थी, जिसको रोक पाना मेरे वश में नहीं था। मेरा वो बार बार बहू की आसपास वाले एरिया पर छू रहा था। पता नहीं था कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, बस मैं अपनी हवस को किसी तरह काबू करने की जुगत में लगा था। फिर जब अगला स्टेशन आया तो अंदर से निकल रहे यात्री दरवाजे में आकर फंस गए, जिससे कि मेरा बदन ऊषा के जिस्म से बिल्कुल चिपक ही गया। उसके वक्षों को मेरी छाती एकदम भींचने लगी। इधर उसका अकड़ कर बुरा हाल हो चला था। मैंने उत्तेजनावश बहू के पीछे हाथ रख दिया तो उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा। शायद उसको मेरे मन के भावों का पता लग गया था। उसने फिर से नजर झुका ली, लेकिन अब की बार वह नीचे मेरे उसकी तरफ झांकने की कोशिश कर रही थी। शायद उसको भी मेरे उसकी छुअन अपने जिस्म पर महसूस हो रही थी। फिर मुझसे रहा न गया तो मैंने धीरे दबाना शुरू कर दिया। वो भी समझदार निकली। उसने धीरे से अपना हाथ नीचे कर लिया, मेरी पैंट की जेब के पास लाकर जैसे कुछ ढूंढने लगी। 1-2 बार हाथ मारते हुए उसका हाथ मेरे उस पर जा लगा। उसने मेरे तने हुए पर हाथ रख लिया। अब ससुर और बहू का सुर एक हो चला था। मेरे हाथ उसको पीछे सहलाने लगे और उसका हाथ मेरे को सहलाने लगा। अब मैंने अपनी छवि को कलंकित होने से बचाने के लिए एक भावनात्मक चाल चली। मैंने ऊषा के कान में कहा, बहू माफ कर देना, हालात ही ऐसे हैं कि ये सब हो रहा है। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है? वो बोली, नहीं पिताजी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उसका जवाब सुनकर मेरे मन को तसल्ली हो गई कि अब बात हम दोनों के बीच में ही रहने वाली थी। फिर उसने मेरी पैंट की चेन को खोलकर हाथ अंदर डाल लिया। उसके नर्म कोमल हाथ मेरे उसको पकड़ने और दबाने लगे। उसकी छाती के ऊपर नीचे होते उभार मेरी छाती पर रगड़ रहे थे। मेरे हाथ उसको पीछे से भींचने लगे। मैं पास खड़े लोगों पर नजर भी बनाए हुए था कि कहीं कोई हमें यह रासलीला करते हुए देख न रहा हो। काफी देर से मेरी बहू ऊषा मेरे उसको पकड़कर सहला रही थी, इसलिए मेरी उत्तेजना पूरे उफान पर थी। पैंट गीली होने का खतरा होने लगा था, इसलिए मैंने ऊषा के कान में कहा, बस बहू, इससे आगे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वो भी समझ गई कि उम्रदराज की लाज खतरे में है। उसने अपना हाथ बाहर निकाल लिया और फिर मेरे कान में धीरे फुसफुसाते हुए बोली, घर पहुंचकर रात को आपका इंतजार करूंगी। जब मेरे पति और सासू जी सो चुके होंगे तो मिस कॉल का इशारा दे दूंगी, आप भी मौका देखकर आ जाना। मैंने कहा, यह जगह बात करने के लिए सही नहीं है, अभी सफर का मजा लो। वो चुपचाप खड़ी हो गई। कुछ देर के बाद मैंने फिर से उसके पीछे हाथ रख दिए और वो दोबारा से मेरे उसका नाप तोल लेने लगी। इस तरह मस्ती करते हुए कब स्टेशन आ गया हमें पता भी नहीं चला। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑनल पर प्रेस कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक आते हैं तो मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।